नमस्कार बच्चों। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हैं, हर संडे को हम लोग एक जीके की क्विज़ करते हैं। एंड टुडे इज़ संडे एंड दिस इज़ योर जीके क्विज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ी आपकी जनरल नॉलेज टेस्ट की जाएगी कि जनरली जो चीज़ें होती है आपके आसपास, आपको उनके बारे में कितना पता है, और थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बताई भी जाएंगी। तो लेट्स बिगिन नाउ। स्टार्ट करते हैं। बिफोर दैट, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल येट, वीडियो के नीचे राइट साइड में आपको रेड कलर से अगर लिखा हुआ दिखता है सब्सक्राइब, तो आप उसको टैप कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग फेसेस द सन ड्यूरिंग डे टाइम। एक ऐसा फ्लावर है आपका जो दिन के टाइम सन को फेस करता है, जिधर सन जाएगा उधर ही वो जो फ्लावर है आपका टर्न हो जाएगा। तो आपके तीन ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, आपको बताना है कि वो कौन सा फ्लावर है। आपके ऑप्शंस हैं ए लिली, बी मैरीगोल्ड, या फिर सी सनफ्लावर। ए, बी और सी तीनों फ्लावर्स को ढंग से देख लीजिए, आपने डेफिनेटली तीनों ही देखे होंगे। तो कौन सा फ्लावर है विच ऑलवेज फेसेस द सन, जब तक सन रहता है दिन में उसका फेस सन की तरफ ही रहता है। लिली, मैरीगोल्ड या फिर सनफ्लावर। वीडियो पॉज करिए और जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। चलिए, आंसर कर दिया होगा आपने। देखिए, इस फ्लावर का नाम ही एक्चुअली इसलिए पड़ा है क्योंकि ये सन को हमेशा फेस करता है। एंड द करेक्ट आंसर इज सनफ्लावर। सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगर आपने सी लगाया तो आपका आंसर सही है। हिंदी में इसको सूरजमुखी कहते हैं। मुख मतलब फेस एंड सूरज मतलब सन, तो इट ऑलवेज फेसेस सन, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज सूरजमुखी। और कुछ एक्स्ट्रा आपको बता दूं कि इसकी जो ये मोमेंट होती है सन की तरफ फेस का, जिस तरफ सन जाता है उधर ये घूम जाता है, इसको हम कहते हैं फोटोट्रॉफिक मोमेंट। फोटो सन जनरली सनलाइट के लिए यूज़ होता है। फोटोसिंथेसिस का नाम आपने सुना होगा। सो फोटोट्रॉफिक मोमेंट कहा जाता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि इसका जो स्टेम होता है, बड़ी क्लासेस में आप पढ़ेंगे बट थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, इसके स्टेम में ऑक्सिन होता है, और जो कि ग्रोथ हार्मोन है। तो जिधर सन जाता है इसका जो स्टेम है वो उसी तरफ उसको घुमा देता है फ्लावर को। ओके, तो चलिए, करेक्ट आंसर इज सी सनफ्लावर। आपको इतना ही जानने की ज़रूरत है। मोमेंट अगर आपको याद रहे तो वेल एंड गुड। अगर आपको हार्मोन कौन सा होता है इस केस में वो याद रह जाए, सो दैट इज़ ऑल्सो गुड। सेकेंड क्वेश्चन इज, विच सिटी इज़ नोन एज पिंक सिटी। वेरी इजी क्वेश्चन, आपने पढ़ा ही होगा। पिंक सिटी, गुलाबी शहर, हम किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए जयपुर, बी उदयपुर या फिर सी रामपुर। जयपुर, उदयपुर, रामपुर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पिंक सिटी। वीडियो पॉज करिए और जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए, आंसर कर दिया होगा आपने। तो देखिए, जो हमारा पिंक सिटी है दैट इज़ जयपुर। जयपुर को हम लोग पिंक सिटी कहते हैं। और क्यों कहते हैं उसका रीज़न है कि इन 1876 1876 में 1876 यहाँ पर सवाई राम सिंह फर्स्ट इनका राज हुआ करता था। और इन्होंने प्रिंस ऑफ वेल्स को वेलकम करने के लिए, प्रिंस ऑफ वेल्स इंडिया आए थे उस टाइम जयपुर में, इन्होंने प्रिंस ऑफ वेल्स जिनका नाम था अल्बर्ट एडवर्ड, वेल्स के प्रिंस थे ये, उनको वेलकम करने के लिए पूरे शहर को पिंक करा दिया था, पिंक कलर करा दिया था पूरे शहर पे, कुछ डिफरेंट दिखाने के लिए। और उनके जाने के बाद भी, जैसे ही आप जानते ही होंगे, बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जो कि पिंक ही रह गई, इसलिए इसको पिंक सिटी कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से आप पिंक सिटी तो याद रखेंगे, क्यों कहा जाता है ये भी याद रखेंगे। 1876 में वहाँ के किंग थे, चलिए मैं किंग का नाम भी लिख देती हूँ, सवाई राम सिंह। ओके, इन्होंने पूरे शहर को पिंक करा दिया था टू वेलकम प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट एडवर्ड। ठीक, देखिए ये ज़रूर देखा होगा आपने अगर आप घूमने गए हैं राजस्थान में। ये हवा महल है हमारा, है ना। बहुत सारी खिड़कियाँ हैं क्योंकि इसमें हवा आने के बहुत सारे रास्ते हैं, इसलिए इसको हवा महल कहा जाता है। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बुलंद दरवाज़ा वॉज मेड बाय। बुलंद दरवाज़ा किन्होंने बनवाया था? आपके ऑप्शन हैं ए अकबर, बी शाहजहाँ या फिर सी जहांगीर। ए, बी और सी, विच ऑप्शन इज करेक्ट? वीडियो पॉज करिए और आंसर दीजिए। चलिए, आंसर कर दिया होगा आपने। तीनों ही ये मुग़ल सल्तनत के किंग्स रह चुके हैं, अकबर, शाहजहाँ और जहांगीर। और इनका मैंने आपको बताया भी था कि इनकी जो स्टार्टिंग की पीढ़ी के जो कुछ लोग हैं, इंपॉर्टेंट लोग, उनको आपको पता होना चाहिए। मुग़ल्स में जो फर्स्ट किंग थे जिन्होंने इंडिया पे राज किया था, दैट वाज बाबर। बाबर के बाद आए थे हुमायूं,
हुमायूं के बाद आए थे अकबर, अकबर के बाद आए थे जहांगीर, और जहांगीर के बाद आए थे शाहजहां। शाहजहां का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी है क्योंकि इनको आर्किटेक्चर का बहुत शौक़ था शाहजहां को। इन्होंने ताजमहल बनवाया है, इन्होंने लाल किला बनवाया है ना। सो उसके बाद आए थे शाहजहां। तो ये 4 आप ज़रूर याद कर ले, 4-5। सबसे पहले बाबर, देन हुमायूं, देन अकबर, देन जहांगीर और देन शाहजहां। ओके, चलिए। तो ये सॉरी, क्वेश्चन वॉज कि बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था। देखिए ये बुलंद दरवाज़ा है आपका, और ये बनवाया था आपका अकबर ने। अकबर के एक पोर्ट्रेट आपको दिखा देते हैं उस टाइम का बना हुआ। देखिए ये किंग अकबर है। और बुलंद दरवाज़ा अगर आपसे पूछा जाए कहाँ है, दैट इज़ इन फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी कहाँ है? इट इज़ इन यूपी, उत्तर प्रदेश में है ये। इसको डोर ऑफ विक्ट्री भी कहा जाता है, जीत का दरवाज़ा। एंड इट वॉज बिल्ट इन 1602, 1602 में बनवाया गया था बाय मुगल एम्परर अकबर, जैसे कि हमने बताया। टू शो हिज विक्ट्री ओवर गुजरात, जब इन्होंने गुजरात को जीता था, गुजरात के ऊपर आक्रमण करके, तब इन अपनी जीत को दिखाने के लिए इन्होंने ये बुलंद दरवाज़ा बनवाया था, जीत की याद में, अपने गुजरात पर विक्ट्री के लिए। ओके, और ये फतेहपुर सीकरी यूपी में है। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योगा हैज़ इट्स ओरिजिन इन। योगा का ओरिजिन कहाँ हुआ था, योगा किस कंट्री से स्टार्ट हुआ था। आपके ऑप्शंस हैं ए इंग्लैंड, बी अमेरिका, सी इंडिया। इंग्लैंड, अमेरिका, इंडिया। योगा आप सभी ने योगा के बारे में सुना होगा, आपके स्कूल में भी आपको कराया जाता होगा, और वैसे भी आपको करना चाहिए, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपकी ब्रेन के लिए। तो बताइए कहाँ स्टार्ट हुआ था योगा। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। तो ये देखिए योग के कुछ आसन्स हैं। तो इसके बारे में मैं बता दूं, लगभग 5000 ईयर्स अगो, 5000 साल पहले योगा स्टार्ट हुआ था इंडिया में। इंडियन ओरिजिन है इसका। और एक उस टाइम गुरु हुआ करते थे पतंजलि, पतंजलि ने स्टार्ट किया था इनको, योगा को। ओके, और योगा के बारे में अगर आपको पता ही होगा कि दिस इज़ ऑल अबाउट हार्मोनाइजिंग द बॉडी विद द माइंड एंड ब्रेथ। बॉडी को माइंड और ब्रेथ के साथ जो हार्मोनाइज करने का सिस्टम होता है थ्रू वेरियस ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जैसे कि योगा पोजेज होते हैं जिनको आप आसन्स बोलते हैं, एंड मेडिटेशन के थ्रू इन तीनों चीज़ों को जो कंट्रोल करने का आपका वो होता है, उसको हम लोग योगा कहते हैं, प्रोसेस जो होता है। ओके, तो चलिए योगा के बारे में आपके लिए याद करने की चीज़ें क्या है। इंडिया में स्टार्ट हुआ था बाय पतंजलि, पतंजलि ने स्टार्ट कराया था, और लगभग 5000 ईयर्स अगो, 5000 साल पहले। आप सोचिए कितना पुराना ये है हमारा। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। व्हेन डज रेनबो अपीयर्स। रेनबो आप सभी ने देखा होगा, लास्ट उसमें हम क्वेश्चन भी कर चुके हैं रेनबो के बारे में, कितने कलर्स होते हैं, किस सीक्वेंस में होते हैं। विबग्योर मैंने आपको बताया था उसको याद करने के लिए, है ना। तो चलिए आज आपसे पूछा गया है रेनबो के बारे में क्वेश्चन कि रेनबो आपको कब दिखाई देता है। आपके ऑप्शन है ए बिफोर रेन, बिफोर रेन से पहले, ड्यूरिंग रेन जब बारिश हो रही हो तब रेनबो निकलता है, या फिर आफ्टर रेन, रेन के बाद। आपने अगर रेनबो देखा है तो ये चीज़ आपको ज़रूर ऑब्जर्व करी होगी आपने कि रेनबो कब निकलता है। बारिश आने से पहले निकलता है, बारिश के साथ ही निकलता है, या फिर आफ्टर रेन, रेन के बाद। वीडियो पॉज करिए और जल्दी से आंसर करिए। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। सो द करेक्ट आंसर इज़ आफ्टर रेन। रेनबो जो निकलता है आपका वो बारिश के बाद निकलता है। और देखिए रेनबो कैसे बनता है इसका भी मैं आपको रीज़न बता देती हूँ। आपने कभी तो सोचा ही होगा कि आखिर ये क्या है, ये नॉर्मल हमें क्यों नहीं दिखाई देता, बारिश के बाद ही रेनबो क्यों निकलता है। तो रेनबो जो होता है वो जब बारिश की बूंदों में से आपका सनलाइट पास होती है। कभी भी बारिश के बाद अगर आपका नॉर्मल वेदर रहता है, बादल ही छाए हुए हैं, तो कभी रेनबो नहीं निकलेगा। रेनबो हमेशा तब निकलता है जब बारिश के ठीक बाद आपका सन निकल जाए, सूरज निकल जाए। अगर मान लीजिए बारिश हुई है और ठीक बाद में सूरज निकल जाए तो आपको डेफिनेटली रेनबो दिखाई देगा। तो क्या होता है कि बारिश की कुछ ड्रॉपलेट्स जो है वो रहती है ऊपर बादल के नीचे, तो वहाँ पे जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स है, जैसे कि ये बारिश है मान लीजिए और सूरज निकल गया आपका, तो सन रेज जब इसमें से पास होती है तो वो जो लाइट है सन की वो रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्रैक्ट होती है, उसके बाद डिस्पर्स होती है और तब जाके 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। एक
अगर आप कभी एक्सपेरिमेंट, जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे 9th आई गेस, आपको एक एक्सपेरिमेंट भी कराया जाएगा कि नॉर्मल आपको एक प्रिज्म दिया जाएगा, प्रिज्म में से जब लाइट पास होगी तो वो 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। सिमिलरली अगर बारिश की बहुत सारी बूंदें हैं, उनमें से अगर सनलाइट पास होती है तो वो 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और इसलिए हमारा रेनबो बनता है। तो हमेशा याद रखना कि एक तो बारिश के बाद बनता है, ऊपर से जब सन होगा तभी होगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, ऑलवेज 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 जो आपका ये है रेनबो जो है, हमेशा हमेशा इट अपीयर्स इन द सेक्शन ऑफ स्काई डायरेक्टली ऑपोजिट टू द सन। कहने का मतलब है कि हमेशा अगर आपको रेनबो देखना है, आप बाहर जाते हैं, मान लीजिए सूरज निकल गया बारिश के बाद, तो हमेशा उधर देखो जिधर सूरज निकला हुआ है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको देखना है। अगर सन इधर है, आप यहाँ हैं, तो रेनबो इधर निकलेगा। कभी भी सन की तरफ आप देखोगे तो आपको रेनबो नहीं दिखाई देगा। तो 3 चीज़ें आपको पता लगी इसमें, एक तो आफ्टर रेन उसके बाद निकलता है, दूसरा जब सन अपीयर होगा, अगर सूरज होगा तभी निकलेगा, और तीसरी चीज़ सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर आप यहाँ खड़े, आपको सूरज यहाँ दिख रहा है, तो हमेशा आप इधर देखेंगे तो इधर आपको रेनबो दिखाई देगा। क्लियर? चलिए, ये प्रोसेस आपको बता देगा। देखिए ऐसा होता है आपका, कलर्स आपको पता ही है, सबसे ऊपर रेड कलर होता है, सबसे नीचे वायलेट कलर होता है। थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना अगर आप देखेंगे मुश्किल रहता है, लेकिन इसमें 7 कलर्स होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 कलर्स होते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस है इसके निकलने का। चलिए 6th क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेस वॉज इन्वेंटेड इन। चेस जो गेम है, शतरंज जिसको हम कहते हैं, वो किसने इन्वेंट किया था, किसने कहाँ इन्वेंशन हुई थी उसकी? आपके ऑप्शन है ए मैक्सिको, बी जापान, सी इंडिया। मैक्सिको में, जापान में या फिर इंडिया में? चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। तो चेस का जो इन्वेंशन है वो इंडिया में माना जाता है, कि भारत में शुरू हुआ था चेस। आपने बहुत पुराने, अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा है या फिर आपने महाभारत देखी होगी, तो तब से इंडिया में चेस चला आ रहा है ना। उसमें आपने देखा होगा शतरंज बहुत खेलते थे हमारे जो पुराने कंट्री के जो राजा थे। तो चेस वॉज इन्वेंटेड इन इंडिया, और चेस बहुत ही अच्छी माइंड एक्सरसाइज है। अगर जैसे आप अब आजकल घर में हैं तो चेस को आप सीख लीजिए और खेलिए, तो माइंड बहुत शार्प रहता है उससे। ठीक है, और देखिए चेस के बारे में आपको बता दूं, एक हमारा स्क्वायर बोर्ड होता है जिसके ऊपर 8 ऐसे कॉलम्स होते हैं, एंड 8 लाइक दिस, 8 ऐसे होते हैं। टोटल 64 कॉलम्स होते हैं, ये आप याद रखना। ये भी क्वेश्चन हो सकता है, मैं नेक्स्ट उसमें डाल दूँ कि चेस बोर्ड जो होता है उसमें 64 ब्लॉक्स होते हैं, 64 स्क्वायर ब्लॉक्स अगर आप इनको काउंट करेंगे 6x6 की ग्रिड में। और इसके पीसेज मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या इसमें होता है। सबसे पहले तो चेस में किंग होता है, आई थिंक 4th 5th के बच्चों के लिए नॉर्मल है, आप चेस खेल सकते हैं। सबसे पहले किंग होता है, ये हमारा किंग है इसमें, उसके जिसको हम हिंदी में राजा बोलते हैं। फिर एक क्वीन होती है हमारी, जिसको आप रानी बोल सकते हैं या फिर वज़ीर भी बोलते हैं। एक क्वीन होती है, देन 2 रूक्स होते हैं, रूक्स जिनको हम लोग हाथी बोलते हैं। ये रूक्स हैं हमारे 1 और 2, ये 2 रूक्स, 2 हाथी होते हैं इसमें। और उसके बाद 2 नाइट्स, 2 नाइट्स होते हैं जिनको हम लोग घोड़े बोलते हैं। देखिए क्योंकि घोड़े की शेप में इसलिए इनको वही दे दिया नाम। ओके, देन 2 बिशप्स होते हैं, ये हमारे बिशप हैं जिनको हम लोग ऊँट बोलते हैं हिंदी में। ओके, और 8 पॉन्स होते हैं जिनको प्यादा आप लोगों ने सुना होगा अगर आपने चेस किसी को खेलते हुए देखा। ये 8 ये आगे होते हैं। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब है टोटल अगर पीसीज की मैं बात करूं तो 16 पीसीज होते हैं दोनों की टीम में, जो 2 प्लेयर्स होते हैं, आपके सामने वाला और आप जो खेल रहे हैं। कुछ एक जो है वो आपके ब्लैक कलर के होते हैं, दूसरे आपके वाइट या फिर जो जैसे क्रीम कलर इसमें दिया हुआ है उस कलर के होते हैं। दोनों डिफरेंट कलर्स के होते हैं यानी कि। और इसका पर्पज़ होता है जैसे कि किसी गेम में आपको सेंचुरी बनाना बहुत अच्छा है, किसी गेम में आउट करना हो गया तो वो ख़त्म हो गया, या फिर किसी गेम में आपको गोल करने से पॉइंट्स मिलते हैं। यहाँ पे जो पॉइंट है वो एंड में मिलता है और वो चेकमेट से मिलता है। आपने दूसरी जो टीम है उसके किंग को अगर चेकमेट कर दिया, चेकमेट को हिंदी में बोलते हैं शह और मात। ठीक है, तो आपका पॉइंट हो जाता है। तो ये हमारे चेस के बारे में कुछ चीज़ें हैं अगर आप याद रख सके तो। और अगर आपने चेस की बात की है और विश्वनाथन आनंद जी का नाम ना आए तो ये हमारे इंडिया के बहुत महान प्लेयर हैं विश्वनाथन आनंद, जिन्होंने कि इनको इंडिया का चेस ग्रैंड मास्टर भी कहा जाता है। और इन्होंने इतने सारे वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीते हुए हैं।
लगभग लगा लो 2002 टू 2000 से 2002 तक, इन 2002 का वर्ल्ड चैम्पियनशिप यही जीत रखे हैं, और 2007 से 2013 लगा लो कॉन्टिन्यूसली 6 ईयर्स तक वर्ल्ड चैम्पियनशिप इन्होंने जीते, यही वर्ल्ड चैम्पियन रहे हैं। विश्वनाथन आनंद, इनका नाम आप ज़रूर याद कर लें, एटलीस्ट ये तो आपको पता हो कि ये किस गेम से बिलोंग करते हैं, विश्वनाथन आनंद। ओके, ये और इनकी वाइफ दोनों ही चेस प्लेयर्स हैं। तो चलिए, चेस के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। बहुत अच्छा गेम है, आप अगर खेलना चाहें तो सीख लें इसको कि कौन सा पीसीस कैसे चलता है, और घर में खेलने की कोशिश करें। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इज़ नोन एंड उड़न परी। उड़न परी के नाम से किनको जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए पीटी उषा, बी लता मंगेशकर, सी हिमा दास। तीनों के बारे में ही आपको पता होना चाहिए। दो हमारी बहुत अच्छी प्लेयर है, एक बहुत अच्छी सिंगर है। पीटी उषा, लता मंगेशकर, हिमा दास। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। तो ये देखिए, ये हैं हमारी उड़न परी और इनका नाम है पीटी उषा। हाथ में आप मेडल्स ही देख लीजिए। ये ट्रैक और फील्ड एथलीट है हमारी, बहुत अच्छी रेस में बहुत अच्छी है, और बहुत सारे एशियन गेम्स में इन्होंने गोल्ड भी जीते हुए हैं। काउंट ही नहीं करा सकते, इतने गेम्स में एक्चुअली ये गोल्ड ला चुकी है इंडिया के लिए। सो इनका नाम है पीटी उषा, आप याद रखेंगे पीटी उषा और उड़न परी, और इनको देख भी लीजिए। नाउ तो शी इज़ रिटायर्ड, अब ये रिटायर हो गई हैं, बहुत पहले से हमारे कंट्री के लिए खेली है ये। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये आप सभी को पता होना चाहिए, मैं इसका आंसर नहीं दूंगी, आपको सिर्फ हिंट दूंगी। आपके ऑप्शन है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू? वीडियो पॉज करिए और आंसर दीजिए। चलिए, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है, आप लोग चिल्ड्रंस डे जिनकी याद में मनाते हैं वही इनका आंसर है। ये एक हिंट है, और दूसरा हिंट आप इनकी पिक्चर देख लीजिए, आपने ज़रूर देखा होगा इनको। ये हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। और अगर मैं बात करूँ प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी आप याद रखना, ये पहले प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति थे हमारे। आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज दिस साइन रिप्रेजेंट्स। ये साइन अगर आप कहीं देखते हैं तो ये साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? इससे लास्ट हमने एक वीडियो की थी साइंस की, इस पर आपको बहुत सारे ट्रैफिक साइंस और वैसे जो रोड पे आप साइन देखते हैं वो बताए गए थे। उम्मीद है आप सभी ने देख ली होगी, अगर नहीं देखी है तो आप एक बार उसको जाके देखिए, बहुत आपको कुछ सीखने को मिलेगा उससे। जीके के लिए भी बहुत अच्छी है, वैसे भी बहुत अच्छी है। तो आप इस साइन का मतलब आपको बताना है, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताने वाली। अगर आपको नहीं आता है तो आप प्लीज़ वापस जाके नीचे आपको इसमें चैनल पे वीडियो मिलेगी एक साइंस की, आप उसको देख लीजिए। इस साइन का मतलब क्या है? गो स्लो, धीरे जाओ, स्कूल जोन, आगे स्कूल है, या फिर वन वे। ये वन वे है, इस पर आप वापस नहीं जा सकते। साइन का मतलब धीरे चलो, स्कूल जोन, वन वे। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एनिमल स्लीप्स फॉर 18 आवर्स अ डे। कौन सा ऐसा एनिमल है जो लगभग 18 घंटे दिन में सोता है? बहुत अपने सोने के लिए ये बहुत फेमस है, और सारा दिन पेड़ पर ही लटका आप इसको देखेंगे, उल्टा होकर सोता रहता है पूरा टाइम। तो बताइए कौन सा ऐसा एनिमल है? आपके ऑप्शन हैं ए लायन, बी टर्टल, सी स्लॉथ। आई थिंक पेड़ पे टंगा रहता है, इससे आप समझ ही गए होंगे कि किस एनिमल की बात हो रही है। ए, बी और सी, लायन, टर्टल, स्लॉथ। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। अब देखिए इसका आंसर है आपकी ईवीएस की बुक में भी, आई थिंक 3rd क्लास की ईवीएस की बुक में इनके बारे में दिया हुआ है। दी करेक्ट आंसर इज स्लॉथ। स्लॉथ जो है हमारा, आपको दिखा देते हैं, देखिए ये स्लॉथ है, आपने इंडिया में नहीं देखा होगा। ये स्लॉथ है हमारे जो कि लगभग 18 आवर्स सोते हैं, पूरे दिन में 18 घंटे ये सोते हैं, 6 घंटे सिर्फ जगे रहते हैं, उस टाइम पर भी ये खाते ही रहते हैं। हर्बीवोरस है, पेड़ की पत्तियां खाते हैं, और अपनी लाइफ में मुश्किल से ये बहुत कम पेड़ है जो चेंज करते हैं, नहीं तो एक ही पेड़ पर रहेंगे जब तक उसके सारे पत्ते नहीं खाएंगे, उसी पर ही टंगे रहते हैं, उल्टे होके सोते हैं। ओके, सो ये स्लॉथ है हमारे, बहुत स्लो है, अपनी स्लोनेस के लिए जाने जाते हैं, स्लो एज स्लोथ भी आप बोल सकते हैं, स्लोथ की तरह तुम सोते हो। सो दी करेक्ट आंसर इज सी स्लॉथ। स्लॉथ है जो कि आपका 18 आवर्स सोता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज होम डू वी कॉल द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया।
आप सभी इंडिया के सिटीजन्स हैं, आप सभी भारत के नागरिक हैं, जितने भी लोग आप इंडिया में रहते हैं। लेकिन भारत के पहले नागरिक किन्हें कहा जाता है, कि ये सबसे पहले नागरिक, फर्स्ट सिटीज़न वो होते हैं हमारे। प्राइम मिनिस्टर को फर्स्ट सिटीज़न कहा जाता है, प्रधानमंत्री को, प्रेसिडेंट को फर्स्ट सिटीज़न कहा जाता है, या फिर एजुकेशन मिनिस्टर को फर्स्ट सिटीज़न कहा जाता है। इन तीनों में से किन्हें भारत के पहले नागरिक कहा जाता है? सबसे पहले वो है, उसके बाद हम सब भारत के नागरिक हैं। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या फिर एजुकेशन मिनिस्टर, ए, बी और सी। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। आप देखिए, तो इनको आप जानते ही होंगे, ये हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट है। आप एक काम करेंगे, इस आंसर के साथ साथ आप मुझे इनका नाम भी बताएंगे। इंडिया के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर का नाम आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, एजुकेशन मिनिस्टर का भी पता होना चाहिए, क्योंकि आप एजुकेशन के फील्ड में हैं। तो प्राइम मिनिस्टर का नाम आप सभी जानते हैं, बहुत न्यूज़ में रहता ही है किसी न किन्हीं कारणों से। तो प्राइम मिनिस्टर आपके श्री नरेंद्र मोदी जी है। प्रेसिडेंट का नाम आपको बताना है, क्योंकि प्रेसिडेंट जनरली इंडिया में जो व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग बहुत इंटरफेयर नहीं करते हैं इन सब चीज़ों में। तो प्रेसिडेंट ये हैं हमारे। आप इनका नाम कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएंगे। और इनको भारत के पहले नागरिक कहा जाता है, राष्ट्रपति को। सो प्रेसिडेंट इज़ फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया। ओके, जो भी प्रेसिडेंट रहेंगे पहले सिटीज़न वो माने जाएंगे, उसके बाद आप सब नागरिक माने जाएंगे उस देश के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मिनिमम एज टू वोट इज़। वोट करने की मिनिमम एज क्या होती है? आपके ऑप्शंस हैं, ए 18 ईयर्स, बी 21 ईयर्स, सी 16 ईयर्स। कितने साल के होके आप वोट दे सकते हैं? वोट जाते हुए देने जाते हुए आपने बहुत लोगों को देखा होगा, और ये भी देखा होगा कि आप नहीं देने जाते हैं। तो आपको कभी ये नहीं आया कि हम कब वोट देने जाएंगे? तो बताइए कितनी एज आपकी होनी चाहिए वोट देने के लिए, 18, 21 या फिर 16? चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। तो वोट देने के लिए जो मिनिमम एज होती है दैट इज़ 18 ईयर्स। 18 साल के होने चाहिए आप, तभी आप वोट कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई दिस फेमस पर्सनालिटी। बहुत सारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड पर्सनालिटीज़ को आप जानते होंगे, लेकिन जनरली ऐसा देखा गया कि बच्चे क्रिकेट और एक दो ही ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिनमें इंटरेस्ट लेते हैं। बहुत ज़्यादा जो हमारी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं उनको नहीं जानते। तो अगर आपको इनको तो ज़रूर जानना चाहिए, ये कौन सी इंडिया की फेमस स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है। आपके ऑप्शंस हैं, ए पीवी सिंधु, बी साइना नेहवाल या फिर सी साक्षी मलिक। जानना आप इन तीनों को ही चाहिए, तीनों ही बहुत अच्छी प्लेयर्स हैं इंडिया की। तो इनको बताइए ये कौन है, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल या फिर साक्षी मलिक? चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। अब मैं आपको बताती हूँ, ये साक्षी मलिक है। सुन लीजिए ध्यान से, साक्षी मलिक रेसलर है, एक कुश्ती करती है भारत के लिए। और इन 2016 के जो समर ओलंपिक्स हुए थे, शी वन ब्रॉन्ज मेडल। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था उसमें भारत के लिए। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये फर्स्ट फीमेल रेसलर है टू वन अ मेडल इन ओलंपिक्स। ओलंपिक्स में जिनको मेडल मिला था भारत की तरफ से, ये पहली महिला थी ऐसी। तो इनका नाम देख लीजिए, साक्षी मलिक नाम है, और रेसलर रह चुकी हैं ये। तो दोनों ही चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ये साक्षी मलिक रेसलर, और 2016 में इन्होंने जो फर्स्ट रेसलर जो महिला थी जिन्होंने मेडल जीता, वो साक्षी मलिक थी आपकी। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मेनी ओशंस आर ऑन अर्थ। अर्थ पे कितने ओशंस, कितने महासागर हैं? ये क्वेश्चन भी मैं कई बार करा चुकी हूँ आपको। आपके ऑप्शन है 7, बी 5 या फिर सी 6। 7, 5 या 6 नंबर ऑफ ओशंस। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। तो देखिए आपको दिखाई देते हैं इंडिया के वर्ल्ड के जो हमारी अर्थ के ओशंस हैं। सबसे पहले हमारा आर्कटिक ओशन बिल्कुल नॉर्थ पोल पे है। सेकंड नंबर पे साउथ पोल की अगर मैं बात करूँ, साउदर्न ओशन ये साउथ पोल पे है हमारा। नेक्स्ट इज़ अटलांटिक ओशन, नेक्स्ट इज़ इंडियन ओशन, एंड द 5th वन इज़ पैसिफिक ओशन। ये पूरा पैसिफिक ओशन है, इधर भी और इधर भी। ओके, तो 5 ओशंस हैं, 5 महासागर है पूरी पृथ्वी पर। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूँ, सिर्फ इंडिया ऐसी कंट्री है, आपको बड़े प्राउड फील करने की बात है, सिर्फ इंडिया ऐसी कंट्री है जिसके नाम पर किसी महासागर का, किसी ओशन का नाम रखा गया है। आप देखिए, इसका नाम इंडियन ओशन रखा गया है ना, हिंद महासागर आपने अगर सुना है। तो हिंदुस्तान या फिर इंडिया अकेली ऐसी कंट्री है जिसके नाम पे किसी महासागर का नाम है। बाकी जो 5 महासागर हैं उनका नाम किसी कंट्री के नाम पर नहीं है। ओके, तो चलिए इसको भी आप याद रखेंगे कि किस ओशन का नाम किसी कंट्री के नाम पे रखा गया है, दैट इज़ इंडियन ओशन। ठीक, आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द हेल्प विच इज़ गिवन इमीडिएटली आफ्टर द इंजरी इज़ कॉल्ड। जब किसी को इंजरी होती है, कोई चोट लग गई, तो इमीडिएट हेल्प जो दी जाती है एकदम से, उसको हम क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए फ्रेंड्स हेल्प, बी फर्स्ट एड, या फिर सी डॉक्टर्स हेल्प। फ्रेंड्स हेल्प, फर्स्ट एड, डॉक्टर्स हेल्प, ये आपको पता होनी चाहिए। आपको इसकी ट्रेनिंग भी कराई जाती है स्कूल में। आई थिंक सीसी एक्टिविटीज़ में आपको ये चीज़ बताई भी जाती है कि अगर किसी को चोट लग गई तो सबसे पहले आपको क्या करना है। तो बताइए। चलिए, तो ये देखिए, ये नाम है उस हेल्प का, दैट इज़ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड हम बोलते हैं फर्स्ट और इमीडिएट असिस्टेंट जो दी जाती है टू अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम माइनर और सीरियस इलनेस या फिर इंजरी। कोई माइनर या सीरियस इंजरी किसी को हो गई तो सबसे पहली जो हेल्प दी जाएगी उसको हम लोग फर्स्ट एड कहते हैं। फर्स्ट एड एक्चुअली यूज़ किया जाता है टू प्रिवेंट द कंडीशन फ्रॉम गेटिंग वर्स। कंडीशन बहुत और ख़राब ना हो जाए डॉक्टर के पास जाने से पहले, इसलिए कुछ आपको इमीडिएट कुछ एक्शंस लेने होते हैं। फर्स्ट एड की मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ बहुत जल्दी, आप में से कोई चाहे तो मुझे याद भी दिला सकता है। ऑलमोस्ट ट्यूसडे वेडनेसडे तक मैं अपलोड कर दूँगी कि किस सिचुएशन में आपको कैसे बिहेव करना है। किसी को करंट लग जाए तो क्या करना चाहिए, एकदम से सांप काट ले तो क्या क्या करना चाहिए, चोट लग जाए तो जल जाए तो क्या करना चाहिए एकदम से, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और ये आपके फर्स्ट एड बॉक्स की किट है, अगर आपके घर में ये इतनी चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए ताकि एकदम से अगर कोई सिचुएशन ऐसी आती है तो आप यूज़ कर सकें। ओके, चलिए, सो द करेक्ट आंसर इज़ बी। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट फूड चेन। आपको यहाँ पे 4 फूड चेन दी हुई है, आपको बताना है कौन सी सही है। वेरी इजी क्वेश्चन। फूड चेन आप पढ़ेंगे, चलो बाद में फूड चेन के बारे में बताती हूँ, आप क्वेश्चन देख लीजिए अभी। क्या ऐसा होता है कि कैरेट को फॉक्स खाती है और फॉक्स को रैबिट खाता है? क्या ये सही है? या फिर रैबिट को फॉक्स खाती है और फॉक्स को कैरेट खाती है? ये फॉक्स आप सभी को पता होगा, लोमड़ी। रैबिट भी पता होगा, जो खरगोश होता है। कैरेट होती है आपकी गाजर, ठीक है। या फिर ये सही है कि फॉक्स को कैरेट खाएगी और कैरेट को रैबिट खाएगा? या फिर ये सही है कि कैरेट को रैबिट खाएगा, रैबिट को फॉक्स खाएगी? ए, बी और सी, विच ऑप्शन इज करेक्ट? चलिए, वीडियो पॉज कर लीजिए और सोचिए कि क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन, आई थिंक कोई भी आप आंसर कर सकता है इसका। मैं हिंट के तौर पे इतना आपको बता दूं कि इसमें जो रैबिट होता है वो हमारा हर्बीवोरस होता है, हर्बीवोरस यानी कि शाकाहारी, और जो फॉक्स होती है आपकी वो कार्निवोरस होती है, कार्निवोरस यानी कि मांसाहारी। तो आप देख लीजिए, कैरेट तो आप जानते ही हैं, आप सभी ने खाई होगी, तो आप देख लीजिए कि कौन सी फूड चेन आपकी सही है और फटाफट से आंसर दीजिए। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी। चलिए, आंसर कर दिया होगा आपने। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लांट ईट्स इंसेक्ट। कौन सा प्लांट है इनमें से जो इंसेक्ट्स खाता है, कीड़े मकोड़ों को खाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए क्रॉटन, बी पिचर, सी मशरूम, या फिर डी पी। क्रॉटन, पिचर, मशरूम, पी, विच प्लांट ईट्स इंसेक्ट? वीडियो पॉज करिए और आंसर दीजिए। चलिए, आपने आंसर कर दिया होगा। 4th 5th के बच्चों की तो बुक में ही है ये, बाकी छोटे बच्चों को भी पता होना चाहिए। तो देखिए, ये प्लांट है, इसको बड़े ध्यान से देख लीजिए। शायद आपने देखा ना हो, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया में और आपके जो इंडोनेशियन कंट्रीज़ हैं इन सब में, और भारत में अगर देखा जाए तो नॉर्थ ईस्टर्न साइड, मेघालय वगैरह में मिलता है, हमारी साइड नहीं होता। ये हमारा है पिचर प्लांट, और इसकी एक खासियत है कि इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है, जिसपे कि जो आपके इंसेक्ट्स होते हैं वो बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं इसकी तरफ, और वो इसमें यहाँ चले जाते हैं अंदर देखने के लिए। से इंसेक्ट्स का होता है कि क्या है, तो जैसे अंदर जाएंगे, ये ढक्कन टाइप में होता है इसका। आप देखिए कितनी प्लानिंग के साथ ये नेचर ने क्रिएट किया है इसको। तो ये जो ढक्कन होगा, जैसे कोई इसके अंदर जाता है, इसको फील होता है कोई अंदर आ गया, तो ये ढक्कन इसका बंद हो जाता है। उसके बाद वो अंदर ट्रैप हो जाता है जो आपका इंसेक्ट है, और ये उसका खाना बन जाता है, ठीक है। यानी कि ये आपका कार्निवोरस पौधा है। ओके, तो चलिए, ये इंसेक्ट खाता है, नाम याद रखना, सी, बी, पिचर इज करेक्ट आंसर, पिचर प्लांट। आगे आते हैं, नेक्स्ट इज इन विच प्लांट फूड इज़ प्रिपेयर्ड बाय स्टेम। आपको हमेशा ये बताया गया है कि फूड इज़ प्रिपेयर्ड बाय लीव्स, की पत्तियाँ जो होती है वो फूड बनाती है। लेकिन एक ऐसा पौधा है, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा पौधा है, एक ऐसा प्लांट है जिसमें कि स्टेम खाना बनाता है, उसका तना जो है उसमें खाना बनाया जाता है। तो कौन सा वो पौधा? आपके ऑप्शन है ए नीम, बी कैक्टस, सी सनफ्लावर, या फिर डी बैनियन ट्री। ए, बी, सी और डी। चलिए, आंसर कर दिया होगा आपने। तो ये देखिए,
ये हमारा वो पौधा है फोटोसिंथेसिस के लिए जिसका स्टेम को काम करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने देखा है इसमें लीव्स नहीं होती है, तो स्टेम जो है वो लीफ का काम करता है। और ये आप याद रखेंगे कि कैक्टस में जो खाना होता है, ये एक एक्सेप्शन है आपका, वो पत्तियों में नहीं बनता, वो एक्चुअली में इसके स्टेम में, इसके तने में बनता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपने हो सकता है अपने घरों में भी देखी हो, कई लोग डेकोरेशन के लिए भी रखते हैं। या फिर ये जो प्लांट है आपका, ये राजस्थान में पाया जाता है, क्योंकि वो डेजर्टिक एरिया, डेजर्ट्स में होते हैं। ये थॉर्न्स होते हैं, इनकी जो पत्तियाँ होती है वो एक्चुअली इनके कांटों का रूप ले लेती है, ताकि इनमें से जो वाटर है वो कम बाहर जाए। सो ये इनका प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस से खाना बनाते हैं, लेकिन स्टेम खाना बनाता है। ओके, इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट रिस्पॉन्ड टू टच। एक ऐसा प्लांट है जिसको अगर आप टच करेंगे तो वो रिस्पॉन्स करता है, उसकी जो पत्तियाँ होती है वो अंदर की तरफ सिकुड़ जाती है। तो कौन सा पौधा है ये? ए मिमोसा, बी मैरीगोल्ड, सी सनफ्लावर या फिर डी लिली। मिमोसा, मैरीगोल्ड, सनफ्लावर, लिली। मैरीगोल्ड, सनफ्लावर और लिली मैं आपको फर्स्ट ऑप्शन में दिखा चुकी हूँ, तीनों ही। मिमोसा अभी आपको दिखा दिया जाएगा। इस प्लांट का नाम आपको पता होना चाहिए, इस प्लांट को टच मी नॉट भी कहते हैं। टच मी नॉट मतलब, और हिंदी में अगर मैं कहूँ तो इसको छुई मुई कहते हैं, क्योंकि छूने से ये रिस्पॉन्स करता है एकदम से। इसको छुओगे अगर आप तो पूरी पत्तियाँ सिकुड़ जाती है इस पेड़ की। तो कौन सा है वो पौधा बताइए? मिमोसा, मैरीगोल्ड, सनफ्लावर या फिर लिली। चलिए, ये देखिए, ये वो पौधा है और ये है मिमोसा, जिसको हिंदी में हम छुई मुई कहते हैं, उसी नाम पे याद रखा गया। आपने भी देखा होगा, जो बच्चे बहुत टच के प्रति बहुत वो होते हैं, किसी ने अगर टच कर दिया तो बहुत एकदम से रिएक्ट करते हैं, तो आप उनको बोलते हैं ना बहुत छुई मुई है ये, तो है ना, हाथ लगाते ही रोने लगता है। तो ये पौधा छुई मुई है आपका। अगर आप इसको हाथ लगाएंगे थोड़ा सा भी, अगर टच होता है किसी पत्ती पे, तो पूरी इसकी जो वो टहनी होती है वो सिकुड़ जाती है। आप किसी पे भी हाथ लगाएंगे तो पूरा पौधा इसका सिकुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पौधा है ए, ऑप्शन ए, मिमोसा। आप देखिए कितनी सारी वैरायटी है आपके प्लांट्स में भी। और इस पौधे का एक और नाम है, ये भी आप याद रखना, इसको हम टच मी नॉट भी बोलते हैं, मतलब मुझे नहीं छुओ, टच मी नॉट प्लांट। तो टच मी नॉट प्लांट कौन सा है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। द करेक्ट आंसर इज मिमोसा। मिमोसा इज टच मी नॉट प्लांट। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नोन एज मास्टर ब्लास्टर। बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो में ही, जो लास्ट आपकी जीके की वीडियो आई थी, उसमें मैंने इन पर्सनैलिटी के बारे में आपको बहुत कुछ बताया था। तो चलिए बताइए, मास्टर ब्लास्टर किन्हें कहा जाता है? ए विराट कोहली, बी रोहित शर्मा या फिर सी सचिन तेंदुलकर। विराट कोहली, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर। चलिए, आंसर कर दिया होगा आपने। देखिए, ये वो पर्सनालिटी है, डेफिनेटली आप इनको जानते होंगे, आपको जानना भी चाहिए, क्योंकि इनको गॉड ऑफ क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। और मैंने आपको बताया था कि वनडे में सबसे ज़्यादा रन्स इन्हीं के नाम पर ही है। 100 सेंचुरीज इन्होंने बनाई हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, जहाँ पे भी क्रिकेट के फैंस हैं सभी इनके फ़ैन हैं। तो बताइए कौन है ये? इनको मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी जाना जाता है। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ल्ड्स फास्टेस्ट स्नेक। इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे फास्टेस्ट, सबसे तेज़ दौड़ने वाला स्नेक है? आपके ऑप्शन हैं ए कोबरा, बी ब्लैक माम्बा या फिर सी कॉमन क्रेट। कोबरा, ब्लैक माम्बा, कॉमन क्रेट। चलिए, सो ये हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए, बहुत ही जहरीला और बहुत ही लंबा, मतलब लेंथ में भी बहुत बड़ा होता है ये, और ये हमारा फास्टेस्ट स्नेक है, सबसे तेज़ दौड़ने वाला स्नेक है, और इनका नाम है ब्लैक माम्बा। इंडिया में नहीं मिलते हैं। अच्छा, एक सेकंड के बारे में आपको बताते हैं। ये आपका अफ्रीका की कंट्री, अफ्रीका के जो सवाना या फिर रॉकी हिल्स जो है वहाँ के साउथ और ईस्टर्न अफ्रीका में, वहाँ पे ये पाया जाता है ब्लैक माम्बा। इंडिया में नहीं है थैंकफुली। और बहुत सारे जो लोगों की वहाँ पे मौत होती है जंगलों में या फिर सवाना के उसमें, वो इन्हीं की वजह से ही होती है, ब्लैक माम्बाज की वजह से। ठीक है, इंडिया में जितने स्नेक्स आपको पाए जाते हैं, आपको पता है कि मोस्टली स्नेक्स एक्चुअली में जहरीले होते ही नहीं हैं। जिन स्नेक्स के, कैसे पहचानोगे कि स्नेक्स जहरीले हैं या नहीं? जिन स्नेक्स के फैंग्स होते हैं, फैंग्स आप समझते हैं, FANGS, फैंग्स आगे की तरफ निकले हुए 2 दांत होते हैं एक्चुअली, जिनका कनेक्शन ऊपर की जॉ में, अपर जॉ में, जिनका कनेक्शन सीधा उनकी वेनम ग्लैंड से होता है, जहाँ पे कि जहर बनता है, वो ग्लैंड से इनका कनेक्शन होता है। जैसे किसी को काटते हैं, इनके दांतों में जहर आ जाता है, वो जहर आदमी के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो इंडिया में सिर्फ 4 स्नेक्स ऐसे हैं, 4 टाइप के स्नेक्स ऐसे हैं जिनका कि जो कि जहरीले हैं। बाकी स्नेक्स एक्चुअली में उनमें वेनम होता ही नहीं है, जहर होते ही नहीं है। जिन स्नेक्स का अगर आप देखें आगे के दांत पूरे फ्लैट है, उनमें नहीं होगा जहर, और अगर किसी में आगे के 2 दांत निकले हुए हैं आगे की तरफ,
तो उनमें जहर होता है। और एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि स्नेक के पॉइजन की जो दवाई होती है वो एक्चुअली में उनके पॉइजन से ही बनाई जाती है। अगर आपको ब्लैक मांबा के काटने पे दवाई चाहिए तो वो ब्लैक मांबा के जहर से ही बनाई जाएगी। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है इनके बारे में, स्नेक्स के बारे में। ओके, तो चलिए याद रखना ब्लैक मांबा फास्टेस्ट स्नेक है। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट इज साइज ऑफ सन इज, सन आपने देखा होगा सूरज, आपको बताना है कि उसका साइज़ क्या क्या है। स्मॉलर देन दी अर्थ, वो अर्थ से छोटा है। बिगर देन दी अर्थ, अर्थ से बड़ा है। या फिर इक्वल टू अर्थ, अर्थ के बराबर है। या फिर ट्वाइस दी अर्थ, अर्थ का 2 गुना है। सन का साइज़ अर्थ से छोटा, अर्थ से बड़ा, अर्थ के बराबर या फिर अर्थ से 2 गुना। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। अब देखिए बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है, आप ये सोचते हैं कि सन तो देखने में बहुत छोटा सा लगता है, हमारी अर्थ तो बहुत बड़ी है। दिस इज़ रॉन्ग, बिल्कुल गलत है ये। एक्चुअली में सन जो है वो अर्थ का 109 टाइम्स है, 109 गुना ज़्यादा उसका आकार है, जो शेप है उसकी। देखिए अगर मैं अर्थ को और सन को कंपेयर करके दिखाऊं आपको, तो ये सन है और देखिए ये अर्थ है, आपको दिखाई दे यहाँ पे एक डॉट दिख रहा है सिर्फ। तो ये देखिए कितना छोटी अर्थ लगेगी अगर आप सन से देखें तो कहने का मतलब है सन अर्थ से बिगर ही नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा है। ओके, और ये हमारा अर्थ, इसके बारे में मैं आपको सोलर सिस्टम के बारे में बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ और ये भी कह चुकी हूँ कि स्टार्टिंग के जो 4 आपके प्लैनेट्स हैं, एटलीस्ट प्राइमरी में आपको उनके नाम ज़रूर याद होने चाहिए। सबसे पहला मरकरी होता है हमारा, दूसरा आपका वीनस है, 3rd नंबर पर अर्थ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 4th नंबर पर हमारा, जिस पे आजकल हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, दैट इज़ मार्स है। ठीक है, इनमें से अभी तक एक ही प्लैनेट पे आपको हमें लाइफ मिल पाई है, दैट इज़ अर्थ। और अभी हमें चांसेस है कि शायद मार्स पर भी लोग रहते हैं, जिसके बारे में रिसर्च चल रही है। ओके, तो चलिए इसका आंसर होगा यानी कि बी। अगर आपने बी आंसर दिया है तो आपका आंसर करेक्ट है, अदरवाइज़ यू आर रॉन्ग। सो दैट्स ऑल। ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे आज जीके के। उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिली होगी, नई चीज़ें, और इनको आप याद भी रखेंगे आगे। बहुत इंपॉर्टेंट है जीके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। सब्जेक्ट के साथ साथ आपकी जीके भी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए आगे जाके। आफ्टर 5th क्लास आपको पता है बहुत सारे आपको कई स्कूल्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी देने होते हैं अगर आपको एडमिशन लेना है, और वैसे भी फ्यूचर में आप कभी भी जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो जीके आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट इस वीक में एक और जीके की वीडियो हम लेके आते हैं। थैंक्स अगेन।